न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों पर बड़ा हमला हुआ है। कलात में बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाक सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाया है। बीएलए लड़ाकों ने स्नाइपर और आरपीजी जैसे ऑटोमेटिक हथियारों का भी इस्तेमाल किया है। बीएलए ने अपने घातक हमले से अपने इरादों को साफ कर दिया और जब तक पाक से अलग नहीं हो जाएंगे वो दम नहीं लेंगे, ये बीएलए की ओर से कहा गया है। बीएलए अपने आप को पहले से ही पाकिस्तान से अलग बताता रहा है। घातक चोट से पाक सेना के होश उड़ गए हैं क्योंकि कई ऐसे पाक सैनिक बताए जा रहे हैं जो कि बुरी तरीके से घायल हुए हैं। जाफर एक्सप्रेस हाईजैक का धब्बा अभी पाक सेना धो तक नहीं पाई और अब कलात में हमलों की नई श्रृंखला की इस शुरुआत में पाक सेना के पैर उखाड़ दिए। लगातार बीएलए की बढ़ती ताकत जिस ओर इशारा कर रही है उससे लगता यह है कि असीम उन्हें जल्द ही बीएलए लड़ाकों के निशाने पर चढ़ सकते हैं। साथ ही इसी को लेकर के गेस्टों का एक पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और उनसे भी हम इस मुद्दे को लेकर के चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते एक खास रिपोर्ट। पाक सेना का काल बना बीएलए, घातक हमले में 9 सुरक्षाकर्मी ढेर, ऑटोमेटिक हथियार से हमला, 50 मिनट तक हुई गोलीबारी, बीएलए का पाक सेना पर घातक अटैक। बलूचिस्तान में एक बार फिर से पाकिस्तानी सेना पर बीएलए ने जोरदार हमला किया। घात लगाकर किए इस हमले में पाक सेना के करीब 9 सुरक्षाकर्मियों की मौत हुई है। बीएलए के लड़ाकों ने इस हमले में स्नाइपर्स और रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बीएलए के इस हमले में पाकिस्तानी सेना के 2 वाहन भी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हुए हैं। पाक सेना पर बीएलए भारी, 50 मिनट तक पाक सेना और बीएलए में भीषण गोलीबारी। बलूचों के हमले से पाक सेना के उड़े होश। बीएलए की लगातार बढ़ रही ताकत। पाकिस्तानी सेना पर यह हमला बीएलए की बढ़ती ताकत और क्षमता की ओर इशारा कर रहा है। बीएलए के मुताबिक पाक सेना के 3 वाहन पर सीधा हमला हुआ है, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और कई घायल हुए। पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों के बीच करीब 50 मिनट तक भीषण गोलीबारी हुई है, जिसमें यह साफ दिखाई पड़ा कि ये बीएलए पाकि सेना को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हो गई है। बीएलए का नया अटैकिंग मोड, कलात का हमला घातक हमलों में सबसे नया। पाक सेना के सामने बढ़ाई सुरक्षा की चुनौती। बीएलए के हमलों में अब तक पाक के सैकड़ों जवान हुए थे। जाफर ट्रेन पर हमला अब तक का सबसे बड़ा हमला। कलात में हुआ कल हमला अब तक के घातक हमलों में श्रृंखला में सबसे ज्यादा नया बताया जा रहा है, जो बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के सामने सुरक्षा चुनौती को उजागर कर रहा है। बलूचिस्तान में विद्रोही बलों ने इस साल पाक सेना पर कई बड़े हमले किए हैं, जिन हमलों में पाकिस्तानी सेना के सैकड़ों जवान मारे जा चुके हैं। इसी साल मार्च में बीएलए ने सबसे बड़ा हमला किया था, जब यात्रियों से भरी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा कर लिया गया था। इस ट्रेन को छुड़वाने में पाकिस्तानी सेना को करीब 36 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा था। पाक सेना ने अपने कई जवानों को खोया था। बीएलए ने दिखाई ताकत। नोशकी में बस अड्डे के पास सुरक्षा चौकियों पर अटैक। डेरा मुराद जमाली में एक पुलिस वाहन पर निशाना। ग्रेनेड फेंककर बीएलए ने दिखाई अपनी ताकत। बीएलए लड़ाकों ने नोशकी में बस अड्डे के पास पाकिस्तानी सेना के केंद्रीय शिविर की सुरक्षा चौकियों पर हमला किया। इसके साथ ही नसीराबाद के डेरा मुराद जमाली इलाके में एक पुलिस वाहन को भी ग्रेनेड फेंक करके निशाना बनाया। बीएलए एक बलूच राष्ट्रवादी सशस्त्र हथियारबंद संगठन है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की मांग कर रहा है। अपनी मांग को लेकर के बीएलए लगातार पाकिस्तान सेना के सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे से जुड़ी परियोजनाओं को निशाना बनाता रहा है। देखना अब ये होगा कि बीएलए का यह आंदोलन कब रंग लाएगा और पाकिस्तान से खुद को कब अलग करेगा। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। और इस पर हमसे चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मेहमानों का तारुफ हम आपसे करवा देते हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मुस्लिम लीग एन के सिद्दीकी आज़ाद जी बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट हैं। आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। तो सबसे पहले मैं सुधाकर जी आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि जब हम
डिफेंस के लिहाज से अगर देखते हैं, पाकिस्तान की स्थिति इन दिनों बद से बदतर होती चली जा रही है। इसके पीछे का क्या कारण माना जाए? क्या वाकई आसिम मुनीर पूरी तरीके से संभाल नहीं पा रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी को, या बलूचिस्तान की आर्मी अपने आप में इतनी सक्षम, इतनी मजबूत हो चुकी है कि पाकिस्तानी आर्मी के तमाम ट्रेनिंग्स भी फेल हो जा रहे हैं? बहुत अच्छा सुरभि, एक बढ़िया सवाल आपने पूछा। उससे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। जी सर। हमारे जो डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट पाकिस्तान के हैं उनको भी बधाई देता हूं। और जहां तक आपकी सवाल है, सवाल के जवाब में मैं शुरू करना चाहता हूं। 1969 में हेनरी किसिंजर, उन्होंने एक बयान दिया था, बहुत बढ़िया चीज बताए थे जी। The conventional war doesn't win. The conventional war doesn't lose if it doesn't win. Conventional means it's a tank, हवाई जहाज, infantry, artillery. It doesn't lose. It loses if it doesn't win. And if the guerrilla actually wins, if it doesn't lose. उसका मीनिंग जो है, यहाँ पे मुनीर साहब एक कन्वेंशनल आर्मी के चीफ हैं, और जो बलोच लिबरेशन है वो गरिला वॉरफेयर कर रहे हैं। तो गरिला वॉरफेयर ये बड़ा एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर होता है, और उसको जीतने के लिए बहुत सारे मल्टीप्रोंग अप्रोच आपको लेना पड़ता है। पॉलिटिकल अप्रोच होता है, इकोनॉमिक अप्रोच होता है, डिप्लोमेटिक अप्रोच होता है, बहुत कुछ होता है। इंटेलिजेंस, आसपास के जो पड़ोस के देश हैं उनके साथ भी लेना पड़ता है। ये सारे चीजें आप करने के लिए आपका देश का कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा कोई केंद्र बिंदु स्टेबिलिटी का होना चाहिए। आज के दिन में पाकिस्तान का जो स्टेबल का जो कंपोनेंट है कहीं है ही नहीं। चाहे पॉलिटिकल इशू बताइए, कॉन्स्टिट्यूशनल बताइए, या मिलिट्री कंपोनेंट, या इकोनॉमी, हर चीज में इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी। तो कहां से ये मल्टीप्रोंग अप्रोच करेंगे सक्सेस होने के लिए? और जहां तक मुनीर साहब का है, इनके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है आर्मी के अंदर। चंद एक पॉइंट मैं हाईलाइट करता हूं। सबसे पहला चीज, इनके पास एमुनेशन 5i बोलते हैं फौजी भाषा में, इंटेंस रेट। 5 दिन का इंटेंस रेट का एमुनेशन होना चाहिए, 5 दिन का नहीं है। मेरे खबर के मुताबिक ये 3.5-4 दिन का है। अच्छा, नंबर 2, इनके पास पेट्रोल डीजल जो रिजर्व होना चाहिए 30 दिन के जगह ये है 10 दिन का। नंबर 3, इनके पास गाड़ी मोटर जो है, एयरक्राफ्ट, हवाई जहाज, एटीएफ, ये टर्बाइन फ्यूल जो है वो भी नहीं है। इनके पास एवियोनिक्स का जो स्पेयर पार्ट है वो पूरे नहीं है। एनीवे, उसको आप ग्रांट द डेविल द ड्यू। ये सारे होने के बावजूद जो है, जब तक ट्रेनिंग नहीं करेंगे तब तक तो लड़ाई के मैदान में ये कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं? एक आधा सोटी लेके काबुल के आसपास आप सिविल एरिया में बम गिरा के आ जाओगे, वो कोई सफलता का जो वो संकेत नहीं है। सफलता तब होता है जब कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देखिए, 2023-24, 24-25 और अब 25 का जो चल रहा है, 2024 को मानते हैं पूरा विश्व में डेडलीस्ट ईयर एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक 2024 को हुए हैं, करीब करीब 2500 फैटल कैजुअलिटी हुए हैं। अभी अक्टूबर खत्म हुआ ही नहीं, अक्टूबर तक वो फिगर और सरपास हो चुका है। आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात करिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की बात करिए, या तालिबान जो अफगानिस्तान की बात करिए, समझौता के लिए कोशिश जारी है। लेकिन आर्मी आज के दिन में उनके पास काबिलियत हराबस है। आप देखिए 9 अप्रैल 2023 को क्या हुआ था। एक कोर कमांडर साहब, बहुत सीनियर ओहदेदार होते हैं, आर्मी को डेमी गॉड, भगवान की बराबर मानते हैं पाकिस्तान में, एक कोर कमांडर साहब का घर के अगर जला देना, या क्या संकेत देता है, क्या जाहिर कर रहा है? आप बताइए, लोगों के दिल के अंदर क्या भावना है? ठीक है सर, मैं आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ क्योंकि सिद्दीकी साहब भी बने हुए हैं। सिद्दीकी सर, सवाल आपसे ये रहेगा कि जब बलूचिस्तान को हमने देखा कि एक घोषणा पत्र 17 मई को जारी किया गया था और ये कहा गया था कि हम अपने आप को आज़ाद देश मानते हैं, और भारत से मान्यता मांगी गई थी। अगर आपकी बात करें, आप एक्टिविस्ट हैं बलूचिस्तान के, ऐसे में बलूच के लोग अपने आप को हमेशा से अलग मानते रहे पाकिस्तान से, लेकिन पाकिस्तान उस पर कब्जा जमाए रखना चाहता है। पाकिस्तान के उन रिसोर्सेस को कैसे वो दूसरे देशों को सौंप रहा है, बेच रहा है। पाकिस्तान की ओर से बलूचिस्तान के लोगों को कहीं कोई वरीयता नहीं मिल रही है, लेकिन जब रिसोर्सेज के हनन की बात आती है तो फिर बलोच के लोगों को या बलूचिस्तान को अपना हिस्सा समझने लगता है पाकिस्तान। लेकिन
ह्यूमैनिटी के तरफ अगर देखें तो यहाँ फिर बलूच के लोग उसे कहीं से कहीं तक नजर नहीं आते हैं। तो ये आज़ादी की घोषणा करना और वो वरीयता मिलना सर दो अलग चीजें हैं। क्या वाकई आज़ादी मिली है बलूचिस्तान के लोगों को? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी। और मेरे ख्याल में मेरा तारुफ शायद कुछ गलत तरीके से हुई है। मैं बलूच हूँ, बलूचिस्तान का बाशिंदा हूँ, बलूचिस्तानी हूँ जी। और सिद्दीकी में नहीं हूँ। मेरा नाम सिद्दीक आज़ाद है, बलूच सिद्दीक आज़ाद मेरा नाम है। मैं पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। ठीक है सर, मैं माफी चाहूंगी इसके लिए। जी। मैं बताना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने कई इलाकों को जंगी जोन बना दिया है इस वक्त जी। बलूच लिबरेशन आर्मी ने जहरी, खुजदार, कलात और कई दीगर इलाकों में हुकूमती इमारतों पर कब्जा किया है। जंग जारी है। जो इस वक्त हालत है, सिचुएशन है, वो इस बात का सबूत है कि बलूच अवाम रियासती पाकिस्तान के रियासती जबर के खिलाफ मुजाहमत, भरपूर मुजाहमत कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जारी रियासती जबर, जबरी गुमशदगियां और फौजी ऑपरेशन के खिलाफ आवाज बुलंद करना हर बाज़मीर इंसान का इंसानी फर्ज है। यूं तो पूरा बलूचिस्तान एक मैदान जंग का मंजर पेश करता है, मगर जिला जहरी, पंजगूर, कलात, आवारान, नौशकी, केज, ये इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बहुत सख्ती के साथ मुकाबला जारी है। पाकिस्तानी पंजाबी फौज के साथ जो है बलूच का मुकाबला जारी है। और जंग के हालिया लड़ाई के वाक़यात, जो तमाम वाक़यात हैं, ये कोई अलग थलग वाक़यात नहीं, बल्कि पाकिस्तानी रियासत की मुनज़्ज़म हिकमत अमली का हिस्सा हैं। पाकिस्तानी रियासत चाहता है कि इस तरह की लड़ाइयाँ न सिर्फ बलूचिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के दीगर जो अक़वाम हैं, सिंध है, KPK है, वहाँ पर जारी रहें, ताकि वो उससे जैसे ये मुहावरतन जो कहते हैं ना, गदले पानी में शिकार करना, मछली का शिकार करना, ये पानी को गदला करके और शिकार करना चाहते हैं, लूटमार करना चाहते हैं, वसाइल को चोरी करना चाहते हैं। उनका वो इरादा, और अपने इक़्तिदार को भी मजबूत करना चाहते हैं, ताकि ये इलाके, इन इलाकों में बदअमनी रहे और बदअमनी इनके लिए एक जस्टिफिकेशन हो कि देखिए जब बदअमनी है इसलिए हम मजबूर हैं कि हम फौजी कार्रवाई करें। ये उनका झूठ, एक और झूठ है। पंजगूर में आपको शायद मालूम होगा, कल परसों वो एक नौजवान लड़की नाजिया शफी जिनसी तशद्दुद के बाद जख्मों की ताब न लाकर शहीद हो गई, रुखसत हो गई दुनिया से। ये रियासती पाकिस्तान की रियासती बर्बरियत का एक अलमनाक मिसाल है। इसी तरह एक और बेटी, बलूच बेटी महजबीन, जिसे उसके कॉलेज के हॉस्टल से 6 महीना पहले अगवा किया गया था, आज भी जबरी गुमशुदगी का शिकार है और किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ है, किस हाल में है, और उसके अहले खाना इंसाफ के लिए दर बदर फिर रहे हैं। रियासती सोशल मीडिया नेटवर्क पाकिस्तान का इन वाकयात को छुपाने और मसख करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इसराइल पर तो चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि इसराइल जुल्म कर रहा है फलस्तीनियों पर, मगर अपनी फौज की ज्यादतियों पर पूरी तरह खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। और रियासती लेकिन सर सवाल तो यही है, सवाल तो सर यही है कि पाकिस्तान की बौखलाहट हमने उन दिनों में भी देखी थी, जब 9 मई को जब एक पहला पोस्ट आता है और ये लिखा जाता है उस पोस्ट में, वो भी मीर यार बलूच की ओर से, और ये कहा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र से भी उन्होंने मांग की है, भारत से भी वो मांग कर रहे हैं कि किसी भी तरह बलूचिस्तान को मान्यता मिल जाए। लेकिन अभी तक घोषणा आधिकारिक तौर पर तो की नहीं गई है। राज्य मुद्रा देने की भी बात कही गई थी, इसके अलावा भी हमने देखा कि पासपोर्ट की भी मांग की गई थी, लेकिन अब तक इसका ऐलान नहीं हुआ है। आप अपने आप को आजाद कह रहे हैं, पाकिस्तान तो अभी भी कह रहा है कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है। जी,
पाकिस्तान कह रहा है कि बलूचिस्तान उनका हिस्सा इसलिए कि वो फौजी इस वक्त उनकी फौजी बर्तरी है बलूचों पर। तो बलूच अपने जो पड़ोसी हैं उनसे दरख्वास्त करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि बलूचों को वो मोरल सपोर्ट दें ताकि वो दुनिया के सामने अपनी आवाज़ पहुंचाकर अपने हक मांगने में मजीद चाबुकदस्ती और मजीद एक्टिव रहें। इसका वजह यही है, वरना बलूच 1948 से मार्च 1948 से जब इन लोगों ने पाकिस्तानियों ने जब फौजी ऑपरेशन के जरिए कब्जा किया बलूचिस्तान पर, उस वक्त से आज तक बलूच का मुजाहमत जारी है और बलूच का मुजाहमत जारी रहेगा। यह नहीं कि कम होगा। और इस वक्त हम बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन में पहुंच गया है बलूच का मुजाहमत। और हम तो इंतजार में हैं कि जैसे ही हमें हमारे जो पड़ोस हैं, जो हमारे दोस्त हैं, उनकी हिमायत हमको मिल जाए तो हम अपने आज़ादी का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि हमें सिर्फ मोरल सपोर्ट की जरूरत है। हमें मोरल सपोर्ट मिल जाए तो बलूचिस्तान अपने आज़ादी का ऐलान कर सकता है। बलूचों ने कभी भी पाकिस्तान के कब्जा को कबूल नहीं किया है। पाकिस्तान का कब्जा अब वो है, हम इसको भी मानते हैं कि वो काबिज है बलूचिस्तान पर, लेकिन बलूच ने कभी दिल से उसके कब्जा को कबूल नहीं किया है और जद्दोजहद बलूच का जारी है और शायद जारी रहेगा। ठीक है सर, ठीक है। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर इरशाद अहमद खान जी, नेता पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। आप PMLN के नेता हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया पर। सवाल सर ये पूछा जा रहा है कि आखिर पाकिस्तानी सेना इतनी ज़्यादा कमज़ोर बलूचिस्तान के आर्मी के सामने क्यों पड़ जा रही है? और जब बलूचिस्तान के लोग आपसे अलग होना चाहते हैं तो सर आप कब तक उन्हें इसी तरीके से बांधे रखेंगे? बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ही कहूंगा, अंकल अभी बोल रहे थे, जिनसे मदद मांग रहे थे उनको तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं हिंदुस्तान को। किससे मदद मांग रहे हैं अंकल? दूसरी अंकल से ये पूछिए, क्या ये बलूचिस्तान में मौजूद है या लंदन में मौजूद है? जो बलूचिस्तान में बलूच मौजूद हैं वो पाकिस्तान से भी प्यार करते हैं, पाकिस्तान की आर्मी से भी प्यार करते हैं, पाकिस्तान के इदारों से भी प्यार करते हैं। लेकिन हाँ, चंद शरपसंद अनासिर जो वरगलाए हुए हैं हिंदुस्तान के, वो जरूर शरपसंदी करते हैं, वो जरूर मेरे इदारों के खिलाफ बात करते हैं, वो जरूर मेरे मुल्क में धमाके करते हैं, वो जरूर मेरे मुल्क में जलाओ गिराओ की सियासत करना चाहते हैं। सर कोई सबूत है क्या, या इस बार भी ये कह देंगे कि भारत ने ये किया है सिर्फ क्योंकि हमने तो भाई सोशल मीडिया पर देखा है, जैसे मैं तो ये के वक्त कहा था? मैंने तो कहा आपसे कि जिनसे ये अंकल मदद मांग रहे हैं उसको तो अपनी जान के लाले पड़े हुए हिंदुस्तान को, उसके तो मुल्क में खुद इंतहा पसंदी शुरू हो गई है, उसके मुल्क में अलहदगी पसंदी हो गई है। वो अपनी जान पाकिस्तान से बचाए। इसका जवाब तो खैर मैं इरशाद जी मैं खुद देना पसंद करूंगी। सर, जान के लाले किसके पड़े ये आप ना बताए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त आपकी हालत क्या हुई थी वो हर किसी ने देखा था। पतलून आपकी गीली उसी वक्त हो चुकी थी जिस वक्त आप अमेरिका से गुहार लगाने लगे थे, सीजफायर करवा दीजिए। मैं वही कह रहा हूँ कि अंकल से पूछिए, लंदन में बैठे हैं या बलूचिस्तान में बैठे हैं या कोयटा में बैठे हैं, इनसे सिर्फ सवाल मेरा ये है, अंकल मुझे बताइए आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? क्योंकि बलूचिस्तान में मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लगता है कि आपको भी पहले से पसीने छूटने शुरू हो गए भारत के नाम पर। मैं पसीना पोंछ लीजिए, पानी पी लीजिए, फिर आप उनका भी जवाब दे दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं गाड़ी में इसलिए बैठा हूँ कि मैं हॉस्पिटल में मौजूद था, कि आप लोगों को टाइम दे दिया था और मैं भूल गया आप लोगों के साथ और मैं हॉस्पिटल आ गया। तो मैं बात ये कर रहा हूँ कि इस वक्त मैं गाड़ी में बैठ के शो कर रहा हूँ। मैं आपके मेहमान मोहतरम अंकल से पूछ रहा हूँ कि इनसे ये कहाँ मौजूद हैं? क्या ये पाकिस्तान आए हैं कभी? क्या ये बलूचिस्तान में हो सकता है पैदा हुए हो? ये बात करते हैं अलहदगी पसंदगी की। आज भी बलूचिस्तान के मेरे दोस्त, मेरे पठान, मेरे बलोच मेरे साथ थे। आज हम सारा दिन इकट्ठे रहे, हमारी बड़ी खूबसूरत मीटिंग थी, बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें हुई। हम लोग प्यार करते हैं अपने मुल्क से, हम लोग प्यार करते हैं अपनी आर्मी से, हम लोग प्यार करते हैं अपने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज आसिम मुनीर साहब से। क्यों? इरशाद जी, फील्ड मार्शल से आप प्यार कर सकते हैं, क्योंकि वो मोहसिन पाकिस्तान है। इरशाद जी, पाकिस्तान से आप कह रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ में आपकी दोस्ती है, मित्रता है, वहां के लोग भी पाकिस्तान के लोगों को पसंद करते हैं। पाकिस्तान कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा है। अगर पसंद होता तो सर
पसंद जब कोई किसी को करता है तो एक दूसरे से गले मिला जाता है, एक दूसरे के घर आना जाना होता है, ना कि बम से उनके स्वागत होते हैं सर, बम बरसा करके, गोलियां दाग करके। मैंने आपको यही अर्ज की, देखिए बलोच प्यार करने वाले लोग हैं, पठान प्यार, हाँ चंद शर पसंद, मैंने कहा जो आप बात कर रही हैं मैं तो अपने जवाब में कह चुका, हाँ चंद शर पसंद अनासिर हैं जो वरगलाए हुए हैं हिंदुस्तान के, जो हिंदुस्तान के पैरोल पे हैं, जो धमाके कर रहे हैं, जो मुल्क में अनारकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको सबक सिखा रहे हैं। मेरी आर्मी के जवान रोजाना अपनी जान की कुर्बानियां दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं? अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो मुहाफिज पाकिस्तान है। आर्मी, रेंजर्स, नेवी, एयरफोर्स हमारे, उन्होंने सबक भी सिखाया आप लोगों को, लेकिन आप लोग बाज नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों प्रोपेगेंडा करते हैं मेरे मुल्क के खिलाफ, मेरे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए हम, मेरे आर्मी चीफ हाफिज सर, इतना आपने अपने देश को दे लिया होता तो क्या ही कहने थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर के लिए आपको गिड़गिड़ाना ना पड़ता सर, आपको गिड़गिड़ाना उस वक्त ना पड़ता। और आप ये आरोप लगाने तो छोड़ दीजिए कि भारत किसी को बरगला रहा है, क्योंकि आप भी बहुत अच्छे से वाकिफ है कि बलोच के लोग किसके साथ रहना चाहते हैं और किसके नहीं। और आपने जैसे पीओके पर कब्जा किया हुआ है, वही तरीका आप बलोच के लोगों पर भी आजमा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको रिसोर्सेज से प्यार है। देखिए मैं बता रहा हूं कि पूरी दुनिया ने देखा कि कौन गिड़गिड़ाया ऑपरेशन सिंदूर में, किसने जाकर के अमेरिका के पांव पकड़े। अमेरिका का प्रेसिडेंट ट्रंप रोजाना आप लोगों की बेइज्जती करता है मीडिया पे आकर के। सर आप बता रहे थे हॉस्पिटल से आए हैं, कोई मीठी गोली खा के आए हैं क्या? कैसे खूबसूरत जहाज गिरे, गोली वहां मिलती है क्या सर? करके आपके सुनिए, ऑपरेशन सिंदूर के समय आपको धूल चटाने का काम भी किया और क्रिकेट के फील्ड पर भी आपको धूल चटाया बखूबी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल से अभी होकर के आप आए हैं, वहां पाकिस्तान में कहीं कोई गोली मिलती है क्या कि वो गोली खाकर खुद को संतुष्टि दे ले? मेरी गाड़ी हॉस्पिटल की पार्किंग में खड़ी है, इस वक्त मैं हॉस्पिटल की पार्किंग में हूँ। क्यों पार्किंग में हूँ? मैंने आपको गलती से टाइम दे दिया था, मुझे मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ आना है, तो इसलिए लेकिन फिर भी क्योंकि हम ऑनर करते हैं अपनी बात को, अपनी जुबान को, अपने करेक्टर, हमारा करेक्टर, हमारी जुबान, हम सब लोग पाक लोग हैं, तो अस्पताल जाने की दोबारा आपको जरूरत है सर? आप लोगों को जरूरत है, आपको पहुंचाएंगे हॉस्पिटल अगर आप किसी अनारकी से, सिद्दीक जी कुछ कहना चाहेंगे? बाजना है, आप बलोच के लोग किसके साथ रहना चाह रहे हैं? इरशाद जी को जवाब देना चाहेंगे आप? अंकल ब्रिटेन के साथ रह रहे हैं, अंकल इंग्लैंड में रह रहे हैं, मुझे लग रहा है इनकी टाई से लग रहा है इंग्लैंड में बैठे हैं ये। पूछिए इनसे, मैं सच बोल रहा हूँ ये सच बोल रहे हैं, पूछिए। अंकल आप इस वक्त कहाँ मौजूद है? लंदन में मौजूद है ना? भाई मैं जहां मौजूद हूँ या नहीं हूँ, अगर आप जो बोल रहे हैं कि आप अलहदा आप मेरी बात सुन लें, आप आइए, आप मेरी बात सुन लें। आपकी जुबान बहुत लंबी है, लेकिन मेरी बात आप सुनें। अगर मैं सच बोलता हूँ, इसलिए करारा बोलता हूँ। आपकी जुबान बहुत लंबी है, मगर आप मेरी बात सुने। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि बलोच किसके साथ रहना चाहते हैं, बलोच 1948 से पंजाबी आर्मी के खिलाफ जंग लड़ रही है और कभी भी नहीं, आसान बहुत तवील है। और आज भी अगर आप ये जानना चाहते हैं तो रेफरेंडम कराएं, मालूम हो जाएगा कि बलोच पंजाबी के साथ रहना चाहता है या बलोच आजाद रहना चाहता है। रेफरेंडम कराएं। एक आम उसूल है, पूरे दुनिया का एक उसूल है, जहां कहीं अक़वाम का आपस में इख्तिलाफात हो जाते हैं तो रेफरेंडम एक सादा और यानी बैनुल-अक़वामी मंजूर शुदा एक उसूल है। आप रेफरेंडम कराएं, रेफरेंडम से मालूम हो जाता है कि बलोच किसके साथ रहना चाहता है। जी तो देखिए पहले तो पाकिस्तान एक मुल्क है, पाकिस्तान एक मुल्क नहीं है, ना सिंधी है, ना पंजाबी है, ना बलोची है, इसका नाम जो है सिर्फ पाकिस्तान है। गलत कह रहे हैं, पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान की आवाज को वहां दबा दिया जाता है। अफगान का मुल्क है, हिंदुस्तान का मुल्क है, ये पाक किसका मुल्क है? एक मिनट का समय लूंगी सिद्दीक जी, 1 मिनट का समय, शाद जी 1 मिनट का समय आपसे भी, क्योंकि सुधाकर जी भी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। सुधाकर जी आप कुछ कहना चाहेंगे, कोई जवाब देना चाहेंगे क्या इरशाद जी को? जी जी सर।
सवाल मेरे लिए है या? जी जी सर, क्योंकि इरशाद जी तो ये कह रहे हैं कि भारत को खुद लाले पड़े, वो किसी का क्या समर्थन करेगा, और किसने गिड़गिड़ाया था सीज फायर के लिए ये तो हमें भी बहुत अच्छे से पता है, ये इनका कहना है। तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप कोई जवाब देना चाहेंगे क्या इन्हें? मैं एक फौजी हूँ और हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हम कदर करते हैं और हमारे पड़ोस राज्य के बहुत जाने माने लीडर हैं, तो इनके खिलाफ या उनके साथ कोई वार्तालाप करना सही नहीं समझता हूँ। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ कि इशू वो नहीं है, इशू ये है कि पाकिस्तान को कैसे तरक्की वाला जो प्रगति बोलते हैं ना, प्रोग्रेसिव फॉरवर्ड लुकिंग रोड मैप पे डालना है।